हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल में नाभिक में न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। तो हमने यहाँ एक धनात्मक आवेश दर्शाया है और एक ऋणात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो भले ही बोर मॉडल सही नहीं है, लेकिन यह परमाणु की अवधारणा को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। यह उपयोगी इसलिए है क्योंकि हम इसके माध्यम से कुछ गणनाएं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इस वृत्त की त्रिज्या रेडियस की गणना कर सकते हैं और हम इस वीडियो में वास्तव में यही करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन वामावर्त यानी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है। इस बिंदु पर इलेक्ट्रॉन का वेग बिंदु पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा है, टैंजेंट है। ये वेग सदिश वेलोसिटी वेक्टर की दिशा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी मास, इसे हम m मान लेते हैं। अब यह इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेगा। यह नाभिक की ओर आकर्षित होगा क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसलिए यह नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन एक बल का अनुभव करेगा जो वृत्त के केंद्र की ओर होगा। यह अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ हम वैद्युत बल की, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं। इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्त में घूम रहा है। हम इस इलेक्ट्रिक फोर्स की गणना कूलॉम के नियम का उपयोग करके कर सकते हैं। ये बाईं ओर कूलॉम का नियम है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है K, जो कि एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, गुणा Q1। Q1 इन दोनों में से एक आवेश है। मान लेते हैं कि Q1 प्रोटॉन पर आवेश है, गुणा Q2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और इसे हम विभाजित करेंगे दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग से। तो यह कूलॉम का नियम है। चलिए, अब इसमें से हमें जो कुछ भी ज्ञात है उसे हम इस समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। K एक स्थिरांक है जिस पर हम बाद में आएंगे। Q1 जैसा हमने कहा प्रोटॉन पर आवेश है और फिलहाल हम इसे E मान लेते हैं जो कि मूल आवेश या एलिमेंट्री चार्ज है। Q2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसे हम -E लिखते हैं। इसे दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग से, स्क्वायर से विभाजित करते हैं। तो अब न्यूटन के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, एक्सेलरेशन। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और यह अभिकेंद्रीय त्वरण है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि हम यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि अभिकेंद्रीय त्वरण v²/r के बराबर होता है, तो ये हो जाता है m गुणा v²/r। अब एक r को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब चूंकि हमें केवल बल के परिमाण से, मैग्नीट्यूड से मतलब है और वैद्युत बल की दिशा हमें पहले से ही पता है, हम इस ऋणात्मक चिन्ह को नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम सिर्फ वैद्युत बल के, इलेक्ट्रिक फोर्स के परिमाण की बात कर रहे हैं। चलिए, अब हम इसे और सरल बना सकते हैं। तो बाईं ओर ये हुआ ke² और दाईं ओर mv²। अब हम कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करेंगे, जो एक मुश्किल अवधारणा है। कोणीय संवेग को L से दर्शाया जाता है और इसका एक समीकरण R गुणा P है, जहां R एक वेक्टर है और P रैखिक संवेग, लीनियर मोमेंटम है। रैखिक संवेग द्रव्यमान गुणा वेग यानी मास गुणा वेलोसिटी के बराबर होता है। हम यहाँ इलेक्ट्रॉन के रैखिक संवेग की बात कर रहे हैं, तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुणा इलेक्ट्रॉन का वेग। अब इसे कोणीय संवेग के समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। हम अपने वृत्त के केंद्र के चारों ओर कोणीय संवेग ले रहे हैं। तो केंद्र पर कोणीय संवेग के लिए r एक वेक्टर है जो केंद्र से इलेक्ट्रॉन की स्थिति तक की दूरी है। तो ये हमारा r वेक्टर है। तो r क्रॉस, ये सदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब रैखिक संवेग p होता है mv। अब इसको गुणा करेंगे साइन थीटा से, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो जहां थीटा दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। अब यहाँ ये दूसरा वेक्टर क्या है? तो ये वेक्टर मोमेंटम वेक्टर या संवेग सदिश है। तो संवेग सदिश की दिशा वही होती है जो वेग की होती है। तो यदि यह वेग की दिशा है तो रैखिक संवेग सदिश की दिशा भी यही होगी। तो इन सदिशों के, इन वेक्टर्स के बीच का कोण 90 डिग्रीज है और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग RmV गुणा 1 के बराबर है। तो नील्स बोर ने सोचा कि यह कोणीय संवेग क्वांटित यानी क्वांटाइज्ड होना चाहिए। उन्होंने इसे एक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 या इसे
n कह लेते हैं, तो उन्होंने l को पूर्णांक n गुणा h, जो प्लैंक स्थिरांक है, बटे 2 पाई के बराबर माना। तो ये वो है जो बोर ने प्रस्तावित किया था। उन्होंने इस समीकरण से वेग की, वेलोसिटी की गणना करी। तो इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करके हम लिख सकते हैं कि वेग बराबर n गुणा h बटे 2 पाई mr। अब हम इस वेग को अपने पहले समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ बाईं ओर है ke स्क्वायर बटे r और दाईं ओर होगा m गुणा n गुणा h बटे 2 पाई mr का होल स्क्वायर। अब इसे और सरलीकृत कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बस बीजगणित है। तो ये हो जाएगा ke स्क्वायर बटे r बराबर m गुणा n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें आपस में कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। हम एक m और एक r को कैंसिल कर सकते हैं। तो बचेगा ke स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर m r। अब ये सब करके हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करनी है अपने वृत्त की त्रिज्या। तो हम इस समीकरण को r के लिए हल कर सकते हैं। उसके लिए हम दोनों तरफ 4 पाई स्क्वायर एम आर से गुणा कर देंगे। तो हमें मिलेगा के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आर बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटे के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। अब हम इनमें से प्रत्येक चीज़ का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए h प्लैंक स्थिरांक है जिसका मान होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। इसका स्क्वायर लेना होगा बटे k जो कि एक स्थिरांक है जिसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। E मूल आवेश है, एलिमेंट्री चार्ज है। तो किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होता है। इसका भी वर्ग लेना होगा गुणा 4 पाई स्क्वायर m। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है जो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। अब ये बहुत सारी मैथ्स हो गई, लेकिन हम इसे कैलकुलेटर की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आप इसे खुद से हल करेंगे तो आपको मिलेगा 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। तो अब हम r बराबर n स्क्वायर इंटू 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ n बराबर 1 प्रतिस्थापित करते हैं। n बराबर 1 का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में निम्नतम अवस्था में है, ग्राउंड स्टेट में है। तो यदि n बराबर 1 हो तो r1 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर होगा। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो यदि हम अपने चित्र को देखें तो हमने हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या की गणना की है और हमने इसे R1 नाम दिया है। तो नील्स बोर का विचार था कि कोणीय संवेग को क्वांटित करके त्रिज्याओं को सीमित किया जा सकता है। तो अगर हम अपने समीकरण का जनरलाइज्ड फॉर्म देखें, सार्वरूप देखें, तो किसी पूर्णांक n के लिए Rn बराबर n स्क्वायर गुणा यह संख्या यानी R1 होगा, और R1 5.3 इंटू 10 टू द पावर -11 है। ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था। तो इसका मतलब है केवल विशिष्ट त्रिज्याएं ही संभव हैं। तो यदि हम कोणीय संवेग को क्वांटित कर दें तो केवल स्पेसिफिक रेडियाई, विशिष्ट त्रिज्याएं ही संभव होंगी। अपने अगले वीडियो में हम इन त्रिज्याओं के बारे में और बात करेंगे। इस वीडियो में हमने ये समीकरण प्राप्त किया और अब इसका उपयोग हम बोर मॉडल की त्रिज्याओं को और गहराई से समझने के लिए करेंगे।